बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ के अराउंड घूम रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, तो हम उस बॉडी को सैटेलाइट का नाम दे देंगे। ठीक है, ख्वाह उसकी कितनी ही स्पीड क्यों ना हो, जस्ट कंडीशन ये है कि वो हमारी अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट के अंदर मूवमेंट शो कर रही है अगर, तो वो हर बॉडी ऐसी सैटेलाइट कहलाएगी। सेटेलाइट्स की हमें पता है दो टाइप्स होती हैं, कुछ को नेचुरल सेटेलाइट्स कहते हैं, कुछ को आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स कहते हैं। हमारे सोलर प्लैनेट में सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं टोटल, और हर प्लैनेट के अराउंड कुछ ना कुछ नेचुरली सेटेलाइट्स मूव कर रहे हैं, जिनको हम अमूमन मून का नाम दे देते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ प्लेस है, और इसके इर्द गिर्द भी एक नेचुरल सेटेलाइट मून मूवमेंट शो कर रहा है। अबाउट 29-28 पॉइंट समथिंग डेज़ में वो एक अपना चक्कर पूरा करता है। इसी तरह साइंसदानों ने, एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ एक एक्सपेरिमेंटल सा सेटअप, एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा सेटअप रॉकेट्स के अंदर प्लेस किया और उसको स्पेस में भेज दिया, जिसको हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स का नाम दे देते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये सब स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम पहले कुछ सैटेलाइट्स की टाइप्स देखेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की टाइप देखेंगे, और फिर उन्हीं टाइप से हमें क्लियर होगा कि हम ये सैटेलाइट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्यों इनको मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर अर्थ से बाहर भेज रहे हैं। तो पहली हमारे पास टाइप है लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स। ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो रिलेटिवली कम हाइट के ऊपर अराउंड अर्थ मूवमेंट शो करते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरी अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से सेंटर ऑफ द अर्थ का जो रेडियस है दैट इज़ अबाउट 6,400 किलोमीटर है। तो जो लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स होंगे वो जस्ट 400 किलोमीटर की हाइट पे अराउंड अर्थ सरफेस चक्कर लगा रहे होंगे। नो डाउट 400 मीटर एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं अर्थ के रेडियस से जो कि 6,400 है, तो उसके रिस्पेक्ट से ये 400 एक नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे तमाम सैटेलाइट्स को हम लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लोबल पोजीशनिंग एक हमारे पास सिस्टम है जीपीएस, और इस सिस्टम को कवर करने के लिए एट अ टाइम 24 सैटेलाइट्स काम कर रहे होते हैं। अब इनका पर्पस क्या है, ये क्या करते हैं, ये किसी भी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट जगह या हरकत, मूवमेंट या पोजीशन, किसी भी बॉडी की, किसी भी पर्सन की मूवमेंट या पोजीशन के लिए ये जीपीएस का जो 24 सिस्टम्स के ऊपर मुश्तमिल एक सैटेलाइट सिस्टम है वो यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हम गूगल मैप खोलते हैं, हमने अपने घर से ऑफिस तक का जो रास्ता है वो ट्रैक करना है, तो गूगल हमें अमूमन 3 से 4 रास्ते बताता है कि जी एक रास्ते के ऊपर रश ज़्यादा है और उसका इतने किलोमीटर डिस्टेंस है, दूसरे का इतने किलोमीटर है, और थर्ड पे ज़्यादा रिलेटिवली ट्रैफिक है। तो गूगल को ये सब कुछ कौन बता रहा है? गूगल को ये सब इंफॉर्मेशन जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स के सैटेलाइट से मिल रही है। तो ये जो पीछे क्वेश्चन था हमारा कि हम ये सैटेलाइट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, उसका पहला आंसर मिल गया हमें। किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस की हमने अगर मूवमेंट या पोजीशन को फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है, तो उसके लिए हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत मिलती है। ठीक है जी, एक बात यहाँ तक कवर हुई। दूसरी, फिर से हम रिकॉल करते हैं, सैटेलाइट्स थे कुछ, एक सेटअप था, उसको रॉकेट्स में रखा था और उसको स्पेस में भेज दिया था। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी ये फैसला करेगा कि इसने किस ऑर्बिट में जाना है। जस्ट एज लाइक हम जिस तरह कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एटम था, तो एटम के अराउंड अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाना है तो वो डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। उस एनर्जी के रिस्पेक्ट से वो या तो फर्स्ट शेल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है, ज़्यादा है सॉरी, और इसी तरह वेलेंस शेल्स के अंदर ख़ुद को प्लेस करता जाएगा। इसी तरह हमने एक रॉकेट को, एक अर्थ सरफेस से एक रॉकेट को उड़ाया। ये जी मेरे पास अर्थ सरफेस है, तो एक हमने रॉकेट इस अर्थ सरफेस से उड़ाया, लेट्स सपोज यहाँ से। अब वो
फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जाके स्टे करेगा, घूमना शुरू कर देगा, या सेकंड ऑर्बिट पे जाके घूमना शुरू कर देगा, या कोई थर्ड इमेजिनरी ऑर्बिट। मतलब ये आप चीज़ को बात क्लियर होनी चाहिए, ये ऑर्बिट्स कोई पर्टिकुलर सड़कें या सर्कल टाइप नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनरी बाउंड्री है जहाँ पे एक ऑर्बिट ने जाके रिवॉल्व करते रहना है। तो वो कौन सी चीज़ डिफ़ाइन करेगी, कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी कि जो और एक सेटेलाइट, आर्टिफिशियल सेटेलाइट अर्थ सरफेस से उड़ा है वो किस ऑर्बिट के अंदर जाके मूव करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी कैसी है। लाइक लास्ट वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी, किसी भी बॉडी को हम अर्थ सरफेस के ऊपर कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि वो हमारी अर्थ के अराउंड जो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक गुलाफ है जहाँ पे वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, उससे बाहर निकल जाए। लेकिन वो था एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पे हमें इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिस ऑर्बिट के अंदर हमने उसको जाके स्टे करवाना है। ठीक है, सेम एज लाइक इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ एन एटम, जिस तरह हम एटम्स के अंदर डिस्कस करते हैं। आगे क्या जी, आगे कहता है सैटेलाइट्स टुक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, जो ऑर्बिट अर्थ के अराउंड होगा, बिल्कुल अर्थ से करीब होगा, वहाँ पे सैटेलाइट जो मूव कर रहा होगा वो जल्दी अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा एज़ कंपेयर टू जो वेलेंस ऑर्बिट के अंदर या जो दूर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। सैटेलाइट्स टुक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन। ये डिपेंड करेगा उसकी हाइट पे, हाइट कितनी है फ्रॉम अर्थ सरफेस से सैटेलाइट तक, ऑर्बिट तक, जिस तरह मैंने पीछे बता दिया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग, एक मज़े की बात हमें नज़र आई, पता चली, कुछ सैटेलाइट्स ऐसे थे जो अपना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड अर्थ, कुछ ऐसे सैटेलाइट्स थे जो अपना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड अर्थ 24 आवर्स के अंदर मूव कर रहे थे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं यहाँ पे आप देखें, सपोज अर्थ सरफेस पे बैठा हूँ और यहाँ पे एक सैटेलाइट मूवमेंट शो कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, अर्थ भी हमें पता है अपनी स्पिन की वजह से मूव कर रही है, तो मैं इसके ऊपर बैठा बैठा मैं भी मूव कर रहा हूँ। अब मैं इधर आ गया, इसी तरह ये सैटेलाइट मूव करता करता ये भी मुझे इधर ही नज़र आएगा। फिर मैं मूवमेंट शो करता करता मैं इधर आ गया, तो ये सैटेलाइट मुझे फिर इधर ही शो होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू माय पोजीशन ऑन अर्थ मुझे सैटेलाइट की कोई भी मोशन महसूस नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी है। तो ऐसे तमाम सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। ऐसे सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, जितनी स्पीड के साथ अर्थ अपने अराउंड स्पिन कर रही है उतनी ही वेलोसिटी, उतनी नहीं, उसके रिस्पेक्ट से किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ वो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। तो उन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कह देंगे, जिन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर वो मूवमेंट अपनी शो कर रहे हैं उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कह देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये बात काबिल गौर है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ख़ुद वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे, नो डाउट, लेकिन जब मैं उनको विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देख रहा हूँगा तो मुझे वो स्टेशनरी एक जगह सकिन खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, तो उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो ऐसे तमाम सैटेलाइट्स को हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मैचेस की ट्रांसमिशंस के लिए, ऑडियो वीडियो कॉलिंग्स के लिए, और मुख्तलिफ मतलब दिफाई पर्पसेस के लिए, और वेदर रिपोर्ट्स वगैरह लेने के लिए हम ऐसे सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। तो जो पीछे क्वेश्चन हमने एक राइज किया था, सवाल ये है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमें कुछ लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स जब हमने पढ़ा तो हमें मिला, और कुछ हमने जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पढ़ा तो हमें तब भी उस क्वेश्चन का कुछ आंसर मिला। स्टूडेंट्स, जो ये लास्ट पे हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज़ होते थे, वो अपना एक चक्कर एक दिन के अंदर कंप्लीट करते थे, लाइक 24 आवर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले जो हमने जीपीएस सैटेलाइट्स पढ़े, दे कवर अर्थ ट्वाइस अ डे, वो एक दिन के अंदर 2 दफ़ा ज़मीन के इर्द गिर्द अपना चक्कर पूरा करते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के ज़्यादा करीब होते हैं तो वो ज़्यादा स्पीडली ज़मीन को कवर कर लेते हैं।
आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ मूवमेंट तो शो कर रहा है, तो उनकी वेलोसिटी कितनी है, उनकी हाइट कितनी है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर घुमाने के लिए हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जस्ट एज लाइक कि मैंने एक धागे के साथ एक एंड पे मैंने कोई पत्थर बांधा है और दूसरा एंड मैंने हाथ में रख के उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो वो पत्थर सर्कल के अंदर क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है धागे के अंदर, जो टेंशन है उसकी वजह से। आई रिपीट, एक पत्थर को मैंने धागे के साथ एक एंड पे बांधा और दूसरे एंड से पकड़ के मैंने उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अब वो पत्थर सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है, जो मैं कहूँगा कि पत्थर के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? वो उस धागे के अंदर जो टेंशन है, टेंशन वाली फोर्स जो है उसकी वजह से पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। अगर मैं वो टेंशन ख़त्म कर देता हूँ, धागे को छोड़ देता हूँ या धागे को काट देता हूँ, तो वो पत्थर सर्कुलर मोशन शो नहीं कर सकेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिश हो जाएगी। इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को सर्कुलर मोशन में अराउंड अर्थ घुमाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगी। ठीक है, जैसे एक पत्थर को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स धागे या रस्सी की टेंशन देती है। इट्स क्लियर। आगे मैस ऑफ सैटेलाइट को हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ सैटेलाइट या ऑर्बिटल रेडियस को हम r नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट है। ये देखें जी, ये अर्थ के सेंटर से ऑर्बिट तक का जो रेडियस है वो r नॉट है, और इस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो v नॉट है। v नॉट है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला m v स्क्वायर ओवर r, v को v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और r को r नॉट के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी। ये फोर्स जिसे ऊपर बताया गया है, ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रही है। अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, ताकि वो एक सर्कल के अंदर घूम सके। दिस इज इक्वल टू W वेट सैटेलाइट का mg। ठीक है जी। ये वेट वाली mg इक्वेशन 2 और सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करते हैं। ये कंपेयर किया, स्मॉल m दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, ये r नॉट डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर v स्क्वायर बच गया, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो v नॉट इज़ इक्वल टू g r नॉट आ गया। अब जैसे मैंने बात की थी, जो GPS सैटेलाइट्स होते हैं वो रिलेटिवली वेरी क्लोज टू अर्थ होते हैं, तो वहाँ पे हम आगे देखते हैं। ये देखें, सेटेलाइट क्लोज टू अर्थ मतलब h उसका ज़ीरो हो जाएगा, अर्थ सरफेस से उसकी जो हाइट है वो हम रिलेटिवली ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे। अगर वो इस ऑर्बिट के अंदर सेटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये जो हाइट है h, इसको हम रिलेटिवली ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे कि ये बिल्कुल अराउंड अर्थ सरफेस ही मूव कर रहा है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। तो h वाला फैक्टर हमारे पास ज़ीरो हो गया इस इक्वेशन में, तो v नॉट इज़ इक्वल टू जी एच आर अंडर रूट। वैल्यूज़ पुट करेंगे 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ रेडियस की वैल्यू और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। मैथमेटिक्स के थोड़े से स्टेप डन करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। कम से कम वेलोसिटी चाहिए, इट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जो सेटेलाइट के पास होनी चाहिए जब मैं उसे उस ऑर्बिट में भेजना है जिसका रेडियस r नॉट हो। ठीक है जी, ये कम से कम वो क्रिटिकल वेलोसिटी है जो उस सेटेलाइट के पास होनी चाहिए जब मैं उसको अर्थ सरफेस से लॉन्च कर रहा हूँ, अगर मैंने उसको r नॉट रेडियस वाले ऑर्बिट के अंदर मूव करवाना है। ये देखें जी, r नॉट वाले अगर मैंने इस ऑर्बिट के अंदर मूव करवाना है तो उसके पास इतनी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए। आगे अपनी वीडियो को बस वाइंड अप करते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करके। टाइम पीरियड ऑफ लो फ्लाइंग सेटेलाइट्स, GPS सेटेलाइट्स के लिए टाइम पीरियड
टी हमें पता है 2 पाई बाय ओमेगा और v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है ये फार्मूला, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वो v ओवर r हो जाएगी। इसको इक्वेशन ए के अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे इस जगह, तो t इज़ इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह v ओवर r पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो t इज़ इक्वल टू 2 पाई r ओवर v। पुटिंग वैल्यूज़ इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं r की और v की। v मैंने पीछे निकाला 7.9 सिर्फ था, तो वहाँ पे किलोमीटर्स में वैल्यू थी, तो यहाँ पे जब मैं मीटर पर सेकंड के अंदर लेके आ रहा हूँ तो 1000 फैक्टर के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶ सब्सटीट्यूट की, सॉल्व किया तो 50-60 सेकेंड्स आ गए। इसको मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो t इज़ इक्वल टू 84 मिनट्स मेरे पास टाइम पीरियड आ गया GPS सेटेलाइट्स का। स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट हमने डेरिवेशंस की थी ये हमने GPS सिस्टम्स के लिए की थी जहाँ पे सेटेलाइट की हाइट नेग्लिजिबल थी, हमने उसको आप समझ लें कंसिडर नहीं किया था। लेकिन जब मैं अपने सेटेलाइट को एक कंसिडरेबल हाइट तक ले जाऊँगा, लाइक अगर ये अर्थ सरफेस है तो मैं उससे एक कंसिडरेबल हाइट तक अपनी सेटेलाइट को लेके जाना चाहता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली ये जो मेरे पास हाइट है ये फैक्टर डिपेंड करेगा उसकी वेलोसिटी के ऊपर। तो उसके लिए कुछ डेरिवेशन है। कहते हैं अब हम रीज़नेबल हाइट पे ले गए हैं अपने सेटेलाइट को, तो आर जो बॉडी के सेटेलाइट से बॉडी के सेंटर अर्थ सेंटर तक डिस्टेंस था, दिस इज़ आर। तो ये वाला आर रेडियस था अर्थ तक का, लाइक ये आप सपोज कर लें ये कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये सेंटर से अर्थ सरफेस तक का, और यहाँ पे सेटेलाइट फ्लाई कर रहा है तो ये जो हाइट है ये एच है। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स पीछे हमने पढ़ा है, तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएगी एफ ई सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो एम वी स्केयर ओवर आर बराबर है जी एम ई ओवर आर स्केयर। तो कटिंग वगैरह होगी, वी स्केयर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। तो ये हमें बता रहा है इनवर्स रिलेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी का और डिस्टेंस का। जितना डिस्टेंस आप ज़्यादा करते जाएंगे उतनी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसी तरह जितनी वेलोसिटी कम होगी उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे अबाउट सेटेलाइट्स। हमने आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स को एड्रेस किया, नेचुरल सेटेलाइट्स को देखा जो अर्थ का तो एक ही है मून, और लो फ्लाइंग सेटेलाइट्स, GPS सेटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स को एड्रेस करने की कोशिश की। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।